मैं लिंक शेयर कर दूंगा, आप उन पर जाकर के देख सकते हो। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया। जो हमारा पार्ट 4 का वीडियो है वो पूरी तरीके से किस चीज के ऊपर बेस्ड है, डिसेंट्रलाइजेशन। देखो जी बच्चों, पहले अच्छे से एक बार डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग समझ लो। दो शब्दों से मिलकर बना है डी प्लस सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन विच मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर लेकर के नीचे की तरफ दे देना। इनिशियली भारत जब आजाद हुआ ना बच्चों 1947 में, व्हेन इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस, 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो उस समय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ओनली 2 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट बनाए थे। एक थी सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरी क्या थी, बिल्कुल स्टेट गवर्नमेंट। सो आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने केवल 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बनाए, सेंट्रल एंड स्टेट। बट यार थिंक अबाउट इट, भारत दुनिया का 7th लार्जेस्ट कंट्री अकॉर्डिंग टू एरिया। पॉपुलेशन के हिसाब से हम आते हैं नंबर 2 पे। इतने बड़े देश को गवर्न करने के लिए ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट सफिशिएंट थी और ना ही कौन सी गवर्नमेंट सफिशिएंट थी, स्टेट गवर्नमेंट सफिशिएंट थी, है ना। तो स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो इतने बड़े स्टेट्स को कैसे गवर्न करें। सो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले फर्स्ट टायर ऑफ गवर्नमेंट बनाया। सपोज फॉर एग्जाम्पल मान लो ये इंडिया है, ठीक है। आई होप आपको क्लियरली विजिबल होगा, नहीं हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगली बार इसी का और रिफाइंड वर्जन मैं पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। देखो मान लो ये पूरा कंप्लीट इंडिया है। अब यार इसको एक गवर्नमेंट से आप रूल करोगे, आपको याद है ना लास्ट क्लास में पढ़ा था 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर भारत का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है। इतने बड़े देश को एक सरकार तो चला नहीं सकती थी, तो ये देखो हमने इसमें बना दिए ये स्टेट्स। लेकिन यार ये स्टेट्स भी अपने आप में काफी बड़े थे। सो इन स्टेट्स को भी फर्दर डिवाइड कर दिया गया। सपोज ये एक स्टेट है, इसको डिवाइड कर दिया गया छोटे 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 पार्ट्स में। सो बच्चों डिसेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स पहले कहां तक भेजी गई, स्टेट्स तक। लेकिन जब स्टेट्स भी अपने आप में बहुत ही बड़े थे अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफी एंड पॉपुलेशन, तो स्टेट्स को भी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दे के प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन। महात्मा गांधी कहा करते थे भारत तब तक आजाद नहीं होगा जब तक भारत में डिसीजन मेकिंग पावर्स गरीब से गरीब इंसान तक ना पहुंच जाए। यानी एक लोकल लेवल का बंदा जब तक गवर्नमेंट की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करेगा ना दोस्तों, तब तक भारत क्या नहीं होने वाला था, ट्रूली इंडिपेंडेंट अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी। तो गांधी जी कहते थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट इतना बड़ा टायर है जिसमें कौन पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, कॉमन पीपल। सो सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह नीचे क्या बना दिए गए, ये सारे हमारे अलग अलग क्या बना दिए गए, स्टेट्स बना दिए गए। बट यार स्टेट्स भी अपने आप में बड़े थे ना, तो स्टेट्स के नीचे भी क्या बना दिया गया, लोकल गवर्नमेंट्स बना दी गई। तो फर्स्ट टायर ऑफ गवर्नमेंट क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेकेंड टायर ऑफ गवर्नमेंट क्या हुआ, स्टेट गवर्नमेंट। ये दोनों तो कभी इनिशिएट हो गए 1950 व्हेन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अप्लाइड। बट जो थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट है ना, उसका जन्म होता है कब होता है, भारत में फर्स्ट टाइम थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट जो बनाया गया था वो बनाया गया था नागौर राजस्थान में 1956 में। कहा बनाया गया था, नागौर, याद रखना राजस्थान, यस। और इसी को आप कॉमनली पंचायती राज सिस्टम बोलते हो। बट पंचायती राज सिस्टम बोलना टेक्निकली थोड़ा सा गलत है, इसकी जगह क्या बोला जाना चाहिए, लोकल, क्या बोला जाना चाहिए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है जी। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का सबसे पहली बार जन्म 1956 नागौर राजस्थान में होता है। लेकिन भारत की फर्स्ट ऑपरेटिंग पंचायत आंध्र प्रदेश में स्टार्ट होती है। तो 2 क्वेश्चन से याद रखना, नागौर राजस्थान पहली बार इनोग्रेशन हुआ, बट फर्स्ट पंचायत कहां बनी, आंध्र प्रदेश के अंदर वर्किंग। ठीक है। सो फर्स्ट टायर क्या बना, सेंट्रल, दूसरा क्या बना, स्टेट, थर्ड बना लोकल। अब बच्चों जो लोकल टायर ऑफ गवर्नमेंट बनाया गया ना, इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन और अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। समझ गए मेरी बात आप, है ना। लोकल टायर को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं,
कितने में? 2। कौन कौन से? तो मैं यहां लिख दूं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी? 2। एक होता है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा होता है अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, क्या होता है? अर्बन, और दूसरा क्या होता है? रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। रूरल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ग्रामीण गांव के इलाकों में लोकल गवर्नमेंट कैसे वर्क करेगी। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि यार इस लोकल गवर्नमेंट को रूरल एरियाज में भी 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला पार्ट जो इसका बनेगा, स्मॉलेस्ट पार्ट, वो बनेगा विलेज पंचायत। विलेज पंचायत से ज्यादा बड़ी बॉडी क्या होगी? पंचायत समिति, और उसके ऊपर जाकर बनेगी जिला परिषद। कुछ इस तरीके से होगा दोस्तों। सबसे पहले छोटी पंचायत बनी जाएगी, तो ये एक गांव की पंचायत, उसके बाद दूसरा गांव, उसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, यानी बहुत सारे गांवों की पंचायतों को मिलाकर उसके ऊपर एक क्या बनेगी? क्या बनेगी? उसके ऊपर एक हमारी पंचायत समिति। फिर बहुत सी पंचायत समितियों को मिलाकर उनके ऊपर क्या बनाया जाएगा? जिला परिषद। सो हम ये बोल सकते हैं बॉक्स के अंदर बॉक्स, ये है हमारा क्या? रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो अलग से बनाऊंगा डिटेल से, बट फिलहाल अभी आप क्या याद रखना, ठीक है। उसके बाद सुनो, ये रूरल में 3 पार्ट्स में कौन कौन से पार्ट्स आ गए? सबसे पहले कौन आई यहाँ पे हमारी? विलेज पंचायत, फिर कौन आई? पंचायत समिति, फिर कौन आया? जिला परिषद। ठीक है, ध्यान रखा गया कि गांव के लोग खुद सरकार के कामों में पार्टिसिपेट करें। ऐसे कैसे अर्बन में भी कॉमन पीपल पार्टिसिपेशन जरूरी था ना। सो यहाँ पर भी देखो क्या किया गया, यहाँ सबसे पहली सबसे छोटी बॉडी बनाई गई म्यूनिसिपैलिटी। क्या बनाई गई? म्यूनिसिपैलिटी। दूसरी बॉडी बनाई गई म्यूनिसिपल कमेटी। क्या बनाई गई? क्या बनाई गई? म्यूनिसिपल कमेटी। एंड जो थर्ड टायर बनाया गया वो था म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। सो अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन हमारा कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया? यहाँ पे अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन हमारा डिवाइड हुआ 3 पार्ट्स में। स्मॉलेस्ट म्यूनिसिपैलिटी, तो जब किसी म्यूनिसिपल एरिया की पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है तो वहां से म्यूनिसिपैलिटी को हटा के उसकी जगह क्या बना दिया जाता है? म्यूनिसिपल कमेटी। म्यूनिसिपैलिटी को हटा के क्या बनेगा? म्यूनिसिपल कमेटी। फिर धीरे धीरे जब उस म्यूनिसिपल कमेटी वाले एरिया की पॉपुलेशन बढ़ेगी तो फिर वहां क्या बना दिया जाएगा? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। सो गेस व्हाट, राजस्थान के अंदर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना राजस्थान के अंदर कितनी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस है। और अभी हाल ही में हमारे रेस्पेक्टेड चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी ने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जयपुर को भी कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो आप मुझे बताओगे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिसको हिंदी में नगर निगम जयपुर कहते हैं, ठीक है। बहुत सी जगह आपने ज न नी लिखा हुआ पड़ा होगा ना, जयपुर नगर निगम। इंग्लिश में यही क्या होता है? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। इनके ऊपर तो बच्चों मैं एकदम सेपरेट वीडियो आपको बनाऊंगा जिसमें मैं पूरा अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन और पूरा रूरल एडमिनिस्ट्रेशन अलग से एक्सप्लेन करूंगा, सो दैट अभी आपको नाम याद रखना है। देखो क्या क्या चीजों को आपको फोकस करना है। नंबर 1, सबसे पहले डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है? एब्सोल्युटली बेहद इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन? पहली चीज। नंबर 2, व्हाट स्टेप्स हैड बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट? क्या क्या किया भारत सरकार ने भारत को डिसेंट्रलाइज करने के लिए? तो सिंपली याद रखना, पार्लियामेंट ने 2 लॉज पास किए थे। पहला एक्ट था 1991 का एक्ट, ठीक है, एंड दूसरा था 1992 का एक्ट। इसके थ्रू थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलने के बाद में 3 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट हमारे देश में हो गए, फर्स्ट सेंट्रल, सेकंड स्टेट, थर्ड लोकल। अब तीनों को उनकी, समझ रहे हो ना, तीनों को उनकी हैसियत के हिसाब से काम अलॉट कर दिया गया। बच्चों, जहां सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नेशनल लेवल के इंपॉर्टेंस के काम होते हैं, वहीं स्टेट गवर्नमेंट के पास केवल स्टेट के इंपॉर्टेंस के काम होते हैं। जबकि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लोकल एरिया में ऑपरेट करती है और उसके पास लोकल एरिया के अकॉर्डिंग काम होते हैं, ठीक है। सो ये बना हमारा क्या? ये बना हमारा थर्ड
टायर ऑफ गवर्नमेंट। सो फर्स्ट और सेकंड टायर तो कब बन चुके थे 1950 में, थर्ड टायर का बना 1991 1992 के एक्ट से, और इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया। अब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलने के बाद थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए? नंबर 1, नाउ इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड इलेक्शंस आफ्टर 5 इयर्स, यानी अब हर 5 साल बाद लोकल बॉडीज के इलेक्शन होंगे भैया, तो होंगे। 1991 से पहले तक ये इलेक्शंस होना और नहीं होना स्टेट गवर्नमेंट की मर्जी पे डिपेंड था, बट अभी कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी हो गया, तो थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट में हर 5 साल बाद चुनाव होंगे। इसीलिए आप देखते हो पार्षदों के चुनाव, है ना, नगर निगम के चुनाव, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव या फिर पंचायतों के चुनाव हर 5 साल बाद होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं। सो पहली बात, हर 5 साल बाद इलेक्शन करवाए जाएंगे, एवरी 5 इयर्स क्या होंगे? इलेक्शन होंगे, नंबर 1। नंबर 2, स्टेट गवर्नमेंट अपने कुछ सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू किसके साथ शेयर करेगी? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के साथ में। क्लियर? स्टेट गवर्नमेंट विल शेयर इट्स रेवेन्यू किसके साथ? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के साथ। इसके बाद नंबर 3, ये इलेक्शंस में चीटिंग ना हो, बेईमानी ना हो, घपले ना हो, घोटाले ना हो, इसके लिए क्या किया जाएगा? एक सेपरेट इलेक्शन कमीशन बनाया जाएगा जिसका नाम होगा स्टेट इलेक्शन कमीशन। ये इंडिपेंडेंटली इसके इलेक्शंस कराएगा। नंबर 4, इलेक्शंस में वुमेन के पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करने के लिए बच्चों यहां पर वुमेन के लिए 1/3 सीट्स क्या कर दी गई? रिजर्व कर दी गई। सो SC ST को रिजर्वेशन जो मिला हुआ है उसके अलावा 1/3 सीट्स किसके लिए रिजर्व कर दी गई? वुमेन के लिए। आगे बस समझ में, ठीक है। और नंबर 4, यहां पर भी SC ST को रिजर्वेशन मिलेगा। सो कितना रिजर्वेशन हो गया? SC का हो गया, ST का हो गया, वुमेन का हो गया। आगे बात को मेरी बात समझ में, ये सारे पॉइंट्स आपकी बुक में डिसेंट्रलाइजेशन में डॉटेड दिए हुए हैं। एक बार जब आप इनसे गो थ्रू होंगे तो आप इजीली उनको समझ पाओगे, ठीक है। क्यों डिसेंट्रलाइजेशन जरूरी था? वाई डिसेंट्रलाइजेशन? ताकि लोकल एरिया पीपल अपनी प्रॉब्लम्स को लोकल एरिया में खुद सॉल्व कर सके। नंबर 1, लोकल पीपल बेटर मैनर में जानते हैं कि उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए उनको साथ लेना जरूरी है। नंबर 3, इससे पीपल पार्टिसिपेशन इंक्रीज होगा। नंबर 4, गरीब से गरीब आदमी भी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करेगा, इलेक्शन कंटेस्ट करेगा, चुनाव लड़ेगा, जीतेगा, हारेगा और डेमोक्रेसी में अपनी क्या प्रूव करेगा? शेयरिंग, कंट्रीब्यूशन देगा ना यार देश को। सो सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन में गरीब आदमी पार्टिसिपेट कर सकता है? मुश्किल है, बहुत मुश्किल। स्टेट में कर सकता है? बहुत मुश्किल। बट लोकल में कर सकता है? यस, इजीली। आप जानते हो कितना फर्क है? देखो, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनती है ना, कौन सी सेंट्रल गवर्नमेंट? दिल्ली वाली, मोदी जी वाली, हाँ, उसके अंदर 2 हाउसेस के चुनाव होते हैं, आप जानते हो, लोकसभा, राज्यसभा। मैं अगर दोनों की नंबर ऑफ मेंबर्स को टोटल कर लूं, यानी लोकसभा के ले लूं 545, राज्यसभा के ले लूं 250 और दोनों को प्लस कर दो तो लगभग अंदाजे से ही कितने मेंबर्स बनते हैं? मैं मोटे तौर पे मान रहा हूं, लेट द वैल्यू x, है ना। तो हम मान लेते हैं पार्लियामेंट में कितने मेंबर्स आते हैं? अराउंड 750। ऐसे कैसे स्टेट की विधानसभाओं में कितने मेंबर्स आते हैं? अराउंड 6000, अराउंड, रफली फिगर ले रहा हूं, है ना, बाद में कमेंट बॉक्स में मत लिखना, ठीक है। तो 750 का एक साथ पार्लियामेंट में, 6000 का विधानसभाओं के अंदर। और आप जानते हो बच्चों, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में जो नंबर ऑफ मेंबर्स है वो है मोर देन 52 लाख। 52 लाख से ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव चुनता है भारत लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंदर। तो अब आप अंदाजा लगाओ, अगर कोई कभी आपसे पूछे भारत में ट्रू डेमोक्रेसी का एग्जांपल क्या है, आंसर है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। भैया, हमें हमारी लाइफ में कोई दिक्कत होती है तो हम किसको पकड़ते हैं? सबसे पहले MLA साहब को ना, MP को ना, वो हमें नाम से जानते ही नहीं। हम सबसे पहले पकड़ते हैं हमारे पार्षद जी को, जो हमारे घर के दूसरे तीसरे मकान गली मोहल्ले में रहते हैं, नाम से पहचानते हैं वो हमें। सो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का सबसे बड़ा फायदा क्या है? कि वो क्लोज टू पीपल है, खुद पीपल रूल करते हैं, पीपल का पार्टिसिपेशन होता है, डिसीजन मेकिंग में कंट्रीब्यूशन होता है, रेवेन्यू खुद लोगों के हाथों में होता है एंड लोग डिसाइड करते हैं कि उन्हें उस पैसे को कैसे खर्च करना है, ठीक है। तो महात्मा गांधी के सपने को कौन पूरा करता है?
सोचो, गांधी जी के ट्रू डेमोक्रेसी के सपने को पूरा करती है लोकल गवर्नमेंट। पहला पार्ट सेंट्रल गवर्नमेंट तो नहीं कर पा रहा ना, क्योंकि उसके पास एरिया और पॉपुलेशन दोनों ज्यादा है। स्टेट भी नहीं कर पा रहा क्योंकि एरिया और पॉपुलेशन दोनों ज्यादा है। बट लोकल टायर ऑफ गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है। ठीक है, एक बार इस वीडियो को देखने के बाद आप गो थ्रू हो जाओ किसमें, बुक से उसको अच्छे से पढ़ लो। फिर जहां पे आप अटको मुझे कमेंट करके बताना कि सर ये वाला टॉपिक हमें नहीं समझ में आया। मैं आपके लिए पूरा डिटेल वीडियो बना दूंगा, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन पे सेपरेटली और रूरल एडमिनिस्ट्रेशन पे सेपरेटली। और हाँ, मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उन बच्चों के साथ शेयर करो जिन्हें मैं डायरेक्टली क्लासरूम में नहीं पढ़ा पा रहा हूं। मेरा ऑब्जेक्टिव है पढ़ाई को सब तक पहुंचाना। आप मेरा साथ दो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ क्या करना, शेयर करना। ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भूल मत जाना। देखो, कुछ भी ना तो कमेंट करते हो ना बताते हो कि सर ये अच्छा था, ये समझ आया या ये नहीं आया। बता दिया करो यार, तुम बताओगे तो मेरा कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। ऑलरेडी मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं, है ना, बट थोड़ा और इंक्रीज हो जाएगा कि हाँ बच्चों को पसंद आ रहा है, समझ आ रहा है। दूसरी चीज, किसके साथ शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, मैं लक्ष्य इंस्टीट्यूट से सिद्धांत आपके कमेंट्स के अकॉर्डिंग आपके नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय।